हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और एजुकेटर रुपेश कुमार। तो दोस्तों, आज हम एक और टॉपिक लेकर के आ गए हैं जिसको हम कर रहे हैं अभी केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस में। केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस में हम जो हमारा अगला टॉपिक है जिसको आज हम डील करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नोबल गैस। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नोबल गैस में इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, आप उसको ज़रूर देखें। देन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वाला भी, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का भी वीडियो है, 2 वीडियो लेक्चर इससे पहले अपलोड हो चुके हैं। आप उन दोनों वीडियो को ज़रूर देखें। आप स्टार्टिंग से देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नोबल गैसेस देख लेते हैं। इसमें हम एक एक करके समझेंगे। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और ज़ीनॉन। मैक्सिमम इतने एलिमेंट को हम प्रीफर करते हैं। जो रेडॉन है वो क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसको ज़्यादातर रिएक्शंस में यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, हार्मफुल होता है, उसका रेडिएशंस सही नहीं होता, इसलिए इसको हम ज़्यादातर केमिकल रिएक्टिविटी में इसका यूज़ नहीं करते हैं। तो इतने एलिमेंट को हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो बता दूँ, अगर आपको हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन इन सबसे अगर रिएक्शंस कराने होंगे, अगर हमें क्या कराना है, रिएक्शंस कराना है, तो हमें क्या होगा, इसको एक्साइटेड स्टेट में लाना पड़ेगा। एक्साइटेड करना पड़ेगा, है ना, एक्साइटेड करना पड़ेगा, क्योंकि ये नोबल गैसेस है। इनमें क्या फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। इनके जो बाहरी कोश में या वैलेंस शेल में फुल इलेक्ट्रॉन है, जितना होना चाहिए। तो ये क्या करता है, इजीली रिएक्शन नहीं करता है, इजीली रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, एक्साइटेड कंडीशन करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ता है, तब जाके ये थोड़ा बहुत रिएक्शंस करता है। अगर मैं ये भी बता दूं कि हीलियम सबसे साइज में सबसे छोटा है, तो इसमें अगर हमें इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कराना है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे हाई होगा पूरे नोबल गैस में। ठीक है, सबसे कम किसका होगा, ज़ीनॉन का होगा, क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है। अगर ज़ीनॉन का देखेंगे तो साइज इसका क्या होगा, बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू इस, मान लो ये ज़ीनॉन का साइज़ है, ये हो गया हमारा हीलियम का साइज़। तो अगर यहाँ से हमें एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो एनर्जी बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियस के साथ इसका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। जबकि यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है इस न्यूक्लियस से, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है ना। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है, इस सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो हमें आयोनाइजेशन एनर्जी का मान कम होगा। लेकिन यहाँ से अगर निकालना होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मान बहुत ज़्यादा होगा। मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वाला सेकंड जो वीडियो लेक्चर है उसमें एक्सप्लेन किया है सबको, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ठीक है, तो रिएक्टिविटी क्या होगा, पता है आपको, ज़ीनॉन से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो रहा है एज़ कम्पेयर टू हीलियम। तो क्या होगा, रिएक्टिविटी हीलियम से ज़ीनॉन की ओर रिएक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, रिएक्टिविटी क्या होगा, ज़ीनॉन की ओर जाने पे इंक्रीज होगा। तो ज़्यादातर कंपाउंड है वो ज़ीनॉन का मिलेगा हमें, बट हीलियम का भी कंपाउंड मिलता है। अब एक एक करके हम इसको समझते हैं कैसा कैसा कंपाउंड मिला है। ठीक है, अगर हम एक रिएक्शन देखते हैं, अगर 2 हीलियम, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देने पे, आप ये पॉइंट याद ही रखेंगे, जो एनर्जी है वो सब बहुत ज़्यादा देते हैं हम, है ना, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं, तब जाके रिएक्शन पॉसिबल हो पाता है और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होता है। अगर आप डायरेक्टली हीलियम पे इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे 2 हीलियम है और दोनों हीलियम के एक अणु बना लिया गया है, एक मॉलिक्यूल्स बनाने के बाद एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुआ है, तो ये वाला पॉसिबिलिटीज़ है। अगर हीलियम प्लस हाइड्रोजन ले लें तब जाके H करके प्लस एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। वैसे अगर हम आर्गन ले लें, आर्गन, तो भी हमें क्या लेना पड़ेगा, 2 आर्गन लेना पड़ेगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे Ar2 प्लस और इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होगा। तो आप सिंपली मोनोएटॉमिक के फॉर्म में अगर निकालना चाहेंगे इलेक्ट्रॉन तो पॉसिबल नहीं है। जैसे कि आर्गन से एक इलेक्ट्रॉन आप निकालना चाहोगे तो भी पॉसिबल नहीं है। वो क्या करता है, इन अणुओं के फॉर्म में, इन मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर सकता है। तो इस टाइप से एक प्रकार का रिएक्शंस हो गया ये। हम अगला रिएक्शन देख लेते हैं। अब अगला है हमारा सेकेंड पॉइंट जो है
फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू। इसको देने वाले कौन थे? साइंटिस्ट का नाम से बूथ एंड विल्सन। यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि आर्गन है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। नोबेल गैस से पता है आपको क्या होता है? NH2 और Np6, तो 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। अगर हम BF3 लिख देते हैं यहाँ पे, पता है आपको BF3 क्या है? एक लुईस एसिड है। अगर इसका हम डायग्राम बनाए इस फॉर्म में, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन तो है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा, बट ये वाला क्या होगा? वैकेंट होगा। ये वाला क्या होगा? वैकेंट होगा। तो ये क्या करता है? ये एक लोन पेयर एक्सेप्ट करना चाहता है, लोन पेयर एक्सेप्ट करना चाहता है, जो कि कहाँ से मिलेगा? आर्गन से। तो आर्गन इसको एक लोन पेयर दे देगा। यही क्या है? लोन पेयर का डोनेशन हो रहा है, इसी क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, तो इस टाइप से एक फॉर्मेशन बन सकता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और एक और देख सकते हैं, जैसे आर्गन ही है, इधर भी एक BF3 ले लेते हैं। अगर यहाँ पर भी एक BF3 तो क्या करेगा? यहाँ भी एक डोनेट कर सकता है, यहाँ भी एक डोनेट कर सकता है। तो इस टाइप से भी एक कंपाउंड फॉर्मेशन हो सकता है। तो इस टाइप से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो भी इसका एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। इसको लिखेंगे कैसे इस कंपाउंड को? ArB3 से डॉट करके, मतलब अलग है, ऐसे बॉन्ड बना नहीं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू है वो, है ना। और क्या होते हैं ये जो ये कंपाउंड्स बना रहा हूँ मैं अभी? ArBF3 या फिर 2BF3, ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाला है ना, ये वाला जो कंपाउंड है, क्या लिखेंगे इसको? ArBr3। ठीक है, एक है हाईली अनस्टेबल है, थोड़ा सा भी हम टेम्परेचर देंगे तो ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। ये भी हाईली अनस्टेबल है। तो जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू जो बॉन्ड बना हुआ है वो क्या? हाईली अनस्टेबल होता है। तो ये हो गया सेकेंड टाइप का रिएक्शन। अब हम थर्ड जो देखेंगे, जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हमें जानना है, क्लेथरेट कंपाउंड। ठीक है, क्या है? क्लेथरेट कंपाउंड। तो ये बार बार इसको यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, क्लेथरेट कंपाउंड क्या होता है। तो आप इसको भी अच्छे तरीके से जानना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। इसमें होता क्या है? जो नोबेल गैसेज हैं, नोबेल गैसेज है वो क्या होता है? ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक, कार्बनिक या फिर अकार्बनिक जो क्रिस्टल लैटिस है उनका क्या होगा? कार्बनिक अकार्बनिक यौगिकों के क्रिस्टल लैटिस में क्या होता है? कैविटीज़ होता है ना। हिंदी में क्या बोलेंगे? क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक के कैविटीज़ को कोटरों में, क्रिस्टल जालक में फंस जाते हैं या फिर घिर जाते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लेथरेट कंपाउंड। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्रिस्टल जालक के लैटिस में नोबेल गैसेस का फंस जाना ही क्या है? क्लेथरेट कंपाउंड्स बोलते हैं। हिंदी में भी यही बोलते हैं, क्लेथरेट कंपाउंड ही लिखते हैं इसको। एक एक करके हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो आपको बहुत इजी वे में समझ में आएगा। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, यह है क्विनॉल। ठीक है, क्विनॉल में हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है क्विनॉल का। OH और एक और OH होगा। ठीक है, उसके बाद इधर भी लिख लेते हैं, क्विनॉल का स्ट्रक्चर होता है 2 OH ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, एग्जांपल बता रहा हूँ आपको भी। देख लो यहाँ पे ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, यहाँ पे इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, यहाँ पे इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा।
तो जब ये बॉन्ड बना लेता है क्विनॉल आपस में, तो इनके बीच एक कैविटी जनरेट हो जाता है। कैविटी मीन्स स्थान बोल सकते हो आप, स्थान, वो भी खाली स्थान, खाली जगह या फिर खाली स्थान या फिर कैविटीज एक ही चीज़ है, वहाँ पे जनरेट हो जाता है, बन जाता है, जो किसके लिए परफेक्ट होता है, तो आर्गन के लिए। इतना बड़ा साइज़ होता है कि आर्गन इसमें फिट हो जाता है। तो जब ये क्विनॉल हो गया, कोई भी लाइगेंड हो गया, और ये आर्गन या फिर कोई भी नोबल गैस जब इसमें बॉन्ड बना लेता है या फिर फंस जाता है, घिर जाता है बोलें, इसी कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं हम लोग, क्लेथरेट कंपाउंड बोलते हैं। तो आप क्या करोगे, एग्जांपल में इसी स्ट्रक्चर को बना दोगे, डेफिनेशन में इतना लिख दोगे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्रिस्टल जालक में कैविटी में नोबल गैस का घिर जाना ही क्या है, क्लेथरेट कंपाउंड है। एग्जांपल में आप लिख सकते हो, तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। अब इसको लिख कैसे सकते हैं, इस मॉलिक्यूल को आर्गन लिख दो, फिर C6H4OH2 करके होल थ्राइस कर दो। ये आपका ये कंपाउंड है C6H4OH2 होल थ्राइस, क्योंकि आप काउंट करोगे तो पता चल जाएगा। वैसे अब क्या होगा, आर्गन इसमें भी फंस जाता है, किसमें, 6H2O में। अगर आप वाटर मालिक्यूल्स को इस वहाँ पर लिख दो, OH 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 इस तरह से 6 वाटर मालिक्यूल के, है ना, सब बॉन्डिंग बना लेगा। इस टाइप से अगर आप देखोगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, तो इनके बीच भी आर्गन क्या होता है, फंस जाता है, आर्गन भी घिर जाता है। इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, क्लेथरेट कंपाउंड। तो इस टाइप से आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, इससे आपको ईजी वे में समझने में आसान होगा। तो क्लेथरेट कंपाउंड आपको समझ में आ गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछा जाता है लिखने के लिए, तो आप इजी वे में लिख सकते हो। अपना बुक पढ़ोगे आपको बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा। मैंने समझा दिया, बस एक बार आप क्या करना है, आपको बुक पढ़ना है। फिर हम देख लेते हैं, ओरिजिनली ये सब बनता था तब 1962 में एक बर्टलेट करके है, साइंटिस्ट का नाम है बर्टलेट, ठीक है। 1960 बर्टलेट ने क्या किया, उन्होंने एक बात पे फोकस किया कि ऑक्सीजन और ज़ीनॉन दोनों का क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी लगभग सेम होता है, ठीक है। प्यार पॉइंट, ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल का अगर हम बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देना पड़ रहा है, या फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी हमें देना पड़ रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी वो, या फिर ज़ीनॉन से एक इलेक्ट्रॉन हमें बाहर निकालना है तो जो एनर्जी देना पड़ रहा है, इन दोनों का एनर्जी क्या होता है, लगभग सेम होता है। ये पॉइंट पहले से पता था। तो इन्होंने देखा कि जब ऑक्सीजन रिएक्शंस कर सकता है, ऑक्सीजन रिएक्शंस कर सकता है, तो ज़ीनॉन को भी रिएक्शंस करना चाहिए, क्योंकि एक कंपाउंड बना हुआ है पहले प्लेटिनम F6- और ऑक्सीजन प्लस के फॉर्म में, ये कंपाउंड पॉसिबल था ये। तो ये साइंटिस्ट जो थे बर्टलेट, उन्होंने सोचा क्यों जब ये पॉसिबल हो सकता है तो इसके जगह हम ज़ीनॉन को भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन से O2 प्लस ही बनाया जा रहा है, तो ऐसे ज़ीनॉन से ज़ीनॉन प्लस भी बन सकता है। तो फिर इन्होंने क्या किया, रिएक्शंस कराया ज़ीनॉन प्लस प्लेटिनम F6 का, तब क्या हुआ, कंपाउंड्स फॉर्मेशन हो गया, ज़ीनॉन प्लस और प्लेटिनम F6- के फॉर्म में, ठीक है, फॉर्म हो गया। तो ये फर्स्ट कंपाउंड था जो ज़ीनॉन का कंपाउंड हुआ। तो ये भी एक वास्तविक रासायनिक यौगिकों का निर्माण है, यहाँ से वास्तविक रूप से रासायनिक यौगिकों का निर्माण इसका स्टार्ट होता है। वास्तविक रासायनिक यौगिकों का निर्माण स्टार्ट होता है किसका, ज़ीनॉन का, या फिर नोबेल गैस में ज़ीनॉन का, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, जब ये प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके फिर इसमें बहुत सारे कंपाउंड बनाए, ज़ीनॉन F2, ज़ीनॉन F4, ज़ीनॉन F6, ज़ीनॉन O3, फिर कंपाउंड बनाए, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो अपने आने वाले लेक्चर्स में एक एक करके इसका स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन करेंगे और कैसे बनता है ये भी हम देखेंगे, ठीक है। तो मैंने बता दिया ज़ीनॉन का ही कंपाउंड ज़्यादातर पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि इसका आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ा सा कम है एज़ कम्पेयर टू अदर नोबेल गैसेस। और आयोनाइजेशन एनर्जी रीज़न कम होने का रीज़न क्या है, तो साइज़ बहुत बड़ा होता है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज
कम हो जाता है। ठीक है, साइज़ क्या है, ज़ीनॉन का साइज़ बहुत बड़ा है। अगर ज़ीनॉन का साइज़ मान लो इतना बड़ा है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए ईजी हो जाता है। तो इसलिए ये ज़्यादातर कंपाउंड ज़ीनॉन के हमें मिलेंगे। इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक-एक करके समझेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप सभी सीरीज़ पूरे वीडियो लेक्चर्स को देखो एक-एक करके सिस्टमेटिक वे में, तो आपको इस चैप्टर से कोई भी डाउट नहीं रहेगा।